दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। दोस्तों, जिस प्रकार की धांधली आप देख रहे होंगे कि इन दिनों उत्तराखंड में किस प्रकार की धांधली चल रही है, लगातार एसटीएफ के छापे पड़ रहे हैं। और आज अभी 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 सूचना मिली थी कि एसटीएफ ने एक अभ्यर्थी को और इसमें गिरफ्तार कर लिया। उसी के एक कदम और आगे बढ़ते हुए आज हम यूके पीएससी पर हम लोग आएंगे। और यूके पीएससी पे आप ये देखिएगा किस प्रकार से एक महिला के साथ जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, जो उसके सचिव है, वो किस प्रकार से उससे बातें कर रहे हैं, किस प्रकार से वो डिमांड अपनी रख रहे हैं, सब कुछ आपको हम बताएंगे। वो जो पीड़ित महिला है वो भी हमारे साथ जुड़ेगी। तब तक आप लगातार लाइव आप जुड़ते रहिएगा, तो आपको बताते हैं कि क्या कुछ ये पूरा मामला है। माफ कीजिएगा, जो लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं जी, इससे पहले मैं आपको एक रिकॉर्डिंग आपको सुना देता हूं। उसके बाद वो जो पीड़ित जो महिला है उसको हम जोड़ेंगे साथ। आप ये रिकॉर्डिंग जरा आप सुनिएगा पहले। हाँ ठीक, तो सब ठीक हो जाएगा। सर कैसे होगा फिर आप ये बताइए ना। जब आप मैंने सुन पहले सुन 500 पोस्ट आ गई है, 507 पोस्ट। सर पता नहीं कब आएंगे, क्या आएंगे, अब फिर क्या अरे कल परसों आने वाली है भाई, 50 दिन में उसका होने वाला है। सुनो, और हर हाल में तैयारी कर रही है हो जाएगा। इतनी बेस्ट तरीके से मेरी तैयारी है ना सर। मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ 5 साल का। पहले मेरी बात सुन ले, जो बात मैंने उस दिन कही तुझसे कि इसमें नहीं हो पाएगा, तुझे कर दूंगा यहाँ। और दूसरी बात सुन ले, तुम्हारे एलिजिनेशन में वो भी है, साइंस साइड में यूपीआर के एजीएफ की पोस्ट वो हमारे हाथ पे है ना। मेरे साइंस साइड नहीं है, ग्रेजुएशन सांख्यिकी की भी है, सांख्यिकी कॉमर्स भी है तेरी, नहीं है? नहीं। तो हर हालत में 10 दिन में विज्ञप्ति जारी होने वाली है और तुझे निकाल दूंगा मैं, चुप रहना। सर मुझे लिखित रूप में दो यार, मैं कैसे दिखा दूँ आपका? आप मुझे लिखित रूप में दीजिए कि मैं करूंगा सिलेक्शन। अरे मिल के मैं बता रहा हूँ कर दूंगा, लिखित नहीं होता है इसका। तो कब फिर आप 10-12 दिन में एक विज्ञप्ति जारी होने वाली है लेक्चरर की, और 3 महीने के अंदर उसका सारा होना है। इसी सेशन में देना है। तू परेशान मत हो। 10 दिन में भी मैंने अरे नहीं आएगी, 15 दिन में आएगी, कोई बात नहीं। हमारे पास पोस्ट आई गई, हमारे पास 500 पोस्ट आ गई है। 10 दिन में नहीं आएगी तो 15 दिन में आएगी, क्या फर्क पड़ता है उसका? आप मेरे को लिखित रूप में दीजिए फिर ऐसे। लिखित रूप में विज्ञप्ति देते हैं क्या? विज्ञप्ति तो खुद अपनी लिखित होती है। इंटरव्यू में आप सिलेक्शन करेंगे जो पैनल किसी और पे पड़ गया था, किसी और पैनल में मेरा इंटरव्यू पड़ गया था। मैं कर दूंगा जा, कह दिया। ज्यादा परेशान मत कर सर प्लीज। और पोस्ट हो गया, अरे मैंने कह दिया ज्यादा से कभी मत कर। आप इधर सुनिए ना सर, जिन बच्चों को मैंने पढ़ा रखा पिछले 6 महीनों से, उनका सिलेक्शन हो रखा। जिनको एक ज्यादा बात करेंगे तो ज्यादा बात करें कुछ होगा नहीं, जितनी बात समझ निकल तो आप बीच में सुन ले, बीच में इससे बात करते रहना वो तुमसे। इसलिए बात करना है कि कहीं भी कहीं छूट ना जाए, फॉर्म भरना छूट ना जाए। कोई और पोस्ट भी बीच में आती है वो बोलने उसको बता देंगे बीच में। लेकिन तो लेक्चर की तैयारी कर, 2-3 महीने लगेंगे, इसमें हो जाएगा सर। ठीक है तो सर मैं तो आपने रिकॉर्डिंग सुनी है अभी, जिसमें जो लोक सेवा आयोग के ये सदस्य रह चुके हैं। और जब ये मामला चल रहा था उस समय सदस्य थे ये लोक सेवा आयोग के, और इनका नाम है, मैं आपको बता दूं, जयदेव सिंह साहब। इनका नाम जयदेव सिंह साहब है। और ये जो महिला है इससे इस तरीके से बात कर रहे हैं कि मैं तेरा साक्षात तो करवा दूंगा, वो मेरे हाथ में ही है सब कुछ, मेरे से एक बार तू मिल ले तू आके। तो ये तमाम ये बातें जो है वो सब चीजें इस रिकॉर्डिंग में है।
अब वो जो महिला है उनको मैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनको मैं अपने साथ जोड़ता हूं। अब मुंह जवानी उनकी सुन लीजिए, जो पीड़ित महिला है उनका इस पर क्या कुछ कहना है। जी, आप अपनी बात रखिएगा मैडम। ठीक है हेलो। सर, थैंक। यस सर। हेलो। जी 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 जी, हम जी लोग लाइव अभी जुड़े हुए हैं और लगातार पूरे उत्तराखंड के लोग, पूरे देश से लोग हमें सुन रहे हैं। और जो अभी आपकी जो रिकॉर्डिंग थी, वो रिकॉर्डिंग अभी हमने सबको सुनाई है कि किस प्रकार से क्या कुछ बातें इसमें हो रही है। जी जी तो आप बताइएगा इसमें कि क्या कुछ आपकी आप बीती है पूरी की पूरी। जी जी। तो सर सबसे पहले तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सर कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है अपनी बात रखने के लिए। एंड जी ह्यूज रिस्पेक्ट टू बॉबी पंवार सर जिनकी वजह से आज ये यूकेपीएससी में भी जो कुछ हुआ है उसका ये जितना भी प्रकरण उजागर हुआ है हमारे सामने, कम से कम यहाँ के जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं हमारे उत्तराखंड के, नीति नियंता हैं, कम से कम उनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हटा तो सही, या कम से कम। तो सर मैं चाहती हूँ सर मैं भी कि बीपीडीओ के जैसे हमारे जो 2018-19 की प्रवक्ता भर्ती हुई थी, इसमें भी इसी तरीके से जो एसटीएफ काम कर रही है वो इसी तरीके से हमारे प्रकरण की भी जांच करे। क्योंकि सर पिछले 3 सालों से सिर्फ इस मामले पे मिट्टी डाली जा रही है। हर जगह हमने शिकायत कर ली लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं है। और सर दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट सर, प्लीज कि आप मुझे मेरी बात रखने का पूरा टाइम देंगे, क्योंकि पिछले 3 सालों से मैं आज बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा करके आई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरी बात अपनी रखिएगा, पूरी बात जो शुरू से लेकर लास्ट तक क्या कुछ घटनाएं हुई, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग हम सुना चुके हैं कि क्या कुछ आपके साथ ये हुआ है, किस प्रकार से डिमांड आपसे की जा रही है, कैसा कहा जा रहा है कि आपका साक्षात्कार में मैं करवा दूंगा। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी आप सिचुएशन बताइएगा, क्या कुछ आपके साथ ये हुआ है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये उत्तराखंड से जुड़ा हुआ, देश से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और इस प्रकार अगर भर्तियों में धांधली होगी, इस प्रकार से अगर अपनी डिमांड रखी जाएगी, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि देश का भविष्य कहाँ जाएगा, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका भविष्य कहाँ जाएगा। तो ऐसे जो सदस्य बैठे हुए हैं, जो पूर्व में जज भी रहे हैं, इनका खुलासा होना बहुत जरूरी है। आप बताइएगा। जी यस सर। तो सर मैं भी विक्टिम हूँ इस उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के भ्रष्टाचार की सर, और मैं वही बातें आपके सामने रखूंगी जिनके प्रॉपर एविडेंसेस मेरे पास हैं। आयोग की मर्यादा को उल्लंघन का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पर यदि इसी आयोग का एक यौन विकृत मेंबर, एक भ्रष्टाचारी, इतना बड़ा कॉन्स्पिरेटर वहां पर भगवान बन करके बैठा हुआ था, महिलाओं की मर्यादा भंग करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं आयोग की क्रेडिबिलिटी पर, उसकी पारदर्शिता पर और उसकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाऊंगी ना सर। ये इलीगली कॉल कर करके अपने केबिन पे फीमेल कैंडिडेट्स को बुला रहा था सर। इंटरव्यू की आड़ में पैसों की डिमांड की जा रही थी। फीमेल कैंडिडेट को इंटरव्यू के बाद अपने केबिन पे बुलाया जा रहा था। फीमेल कैंडिडेट को मॉलिस्ट कर रहा था ये, और सेक्सुअल फेवर की डिमांड कर रहा था। अच्छा। ये यौन विकृत, जैसे सर आपने इसका पूर्व में दे ही दिया है इसका परिचय कि ये यूकेपीएससी का पूर्व मेंबर है, और पूर्व इसलिए है क्योंकि मेरी शिकायत के बाद ही इसने रेजिग्नेशन दिया है। ये जिला जज रह चुका है, पूर्व न्यायिक सचिव है, और न जाने उत्तराखंड के कितने प्रेस्टिजियस पोस्ट पर रह चुका है। ये खुलेआम पैसे की डिमांड, मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूँ इस चीज की। और ये मेरे साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ है, अश्लीलता हुई है, आयोग पर मेरा अंधविश्वास था ये, क्योंकि मैं इमेजिन ही नहीं कर पाई कि एक मेंबर इस तरीके का भ्रष्ट आदमी होगा, इस तरीके का यौन विकृत होगा। सर आपके माध्यम से इन पदाधिकारियों से मुझे यही कहना है कि आपको तो योग्यता चयन के लिए रखा था ना वहां पे, तो आप क्यों फीमेल कैंडिडेट्स को फोन कर रहे थे ड्यूरिंग इंटरव्यू? प्रवक्ता भर्ती के इस इंटरव्यू के दौरान सर जो भी ये जितने भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस मुझे हुए हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? पिछले 3 सालों से मैं क्यों ये मेंटल ट्रॉमा झेल रही हूँ? किसने इनको इतना हक दिया था कि ये मुझे इस तरीके से ट्रॉमलाइज करके मेरा भविष्य बर्बाद करें ये? और ये नियमावलियां कैसी हैं जो इनको भगवान बना करके, इन हैवानों को भगवान बना करके बिठा रही है, उत्तराखंड के नए भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं? आग क्यों नहीं लगा लेते इन नियमावलियों को? कितने पैसों की डिमांड करी थी आपसे? सर वहीं पर आ रही हूँ मैं कि यहाँ जितने भी यहाँ की हैं ये नीति नियंता, ये आयोगों की ये अनियमितता और गड़बड़ियां क्यों नहीं देख रहे हैं? इंटरव्यू के नाम पर क्या भद्दा मजाक वहां पर चल रहा था, कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैं टॉप कॉम्पिटिटर में से एक थी, मे बी 4th और 5th पोजीशन है मेरी ऑल उत्तराखंड फीमेल में, मेरे सब्जेक्ट में। और दो जगह मेरे इंटरव्यू थे, लेकिन मैं इसलिए नहीं रिजेक्ट किया गया मुझे कि मैं
मतलब योग्य नहीं थी, इसलिए हुई मैं रिजेक्ट, क्योंकि मैं इसकी यौन विकृति की शिकार हुई थी। इस आदमी ने, अगर मैं 100% बोल रही हूँ कि अगर मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता तो मेरा सिलेक्शन श्योर था ना सर, क्योंकि रिटर्न में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। बिल्कुल। इस आदमी ने, इसने जानबूझ करके मेरे दोनों इंटरव्यू, क्योंकि मैं हायर मार्क्स थे मेरे, तो मेरे 2 जगह इंटरव्यू थे, फीमेल कैडर में भी था और जनरल कैडर में भी था, तो इसने दोनों इंटरव्यू मेरे अपने ही पैनल पे रखे इसने। और इंटरव्यू जब मेरा फाइनल इंटरव्यू हो चुका था, मतलब जनरल कैडर का, तो ये मुझे मतलब फोन कर रहा है कि मैम आपके डॉक्यूमेंट में कमी है, अपनी फाइल लेकर के तुरंत, मतलब अपने असिस्टेंट के थ्रू इसने फोन किया था मुझे कि मेरे केबिन पे आकर के मिलो मुझे अपनी फाइल लेकर के। तो मैंने इनको बोला सर मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है, आप चेक कर लो एक बार। तो ये इसका असिस्टेंट बोलता है कि मैं नहीं जानता, आपको सर बुला रहे हैं, फिर रिजल्ट रुकेगा तो मुझे मत बोलना कि। और सर मैं तो इंटरव्यू के बाद में घर के लिए निकल गई थी, तो आयोग से मैं काफी आगे निकल गई थी, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा सर मैं तो, मुझे टाइम लगेगा आने में क्योंकि मैं घर के लिए निकल गई। तो ये बोलते हैं कि आयोग में अब वापस मत आओ, हम आपको 1 आध दिन में कॉल करते हैं, अभी औरों के भी डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हो रहे हैं, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर रखिए, हम आपको 1 आध दिन में कॉल कर रहे हैं। तो फिर सर 2 दिन के बाद फिर मुझे कॉल आ रही है 8:15 बजे की सुबह कि तुरंत रिस्पना पुल पे मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर मिलो, अपनी फाइल लेकर के, तुम्हें आयोग में आने की जरूरत नहीं है, मुझे ही दे दो अपना सेट। अच्छा, वहां पर रिस्पना सर पुल में आपको बुलाया गया? बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इंटरव्यू के दौरान कितनी क्या क्या बातें हुई है मेरे साथ में, और मेरी पूरी लोकेशन इंटरव्यू के दौरान ही पता कर ली गई थी। इसको पता था कि मुझे सिर्फ 10 मिनट लगेंगे मतलब रिस्पना पुल पहुंचने में। तो वहां पर बुलाकर एक पर्टिकुलर जगह पे नियर अराउंड रिस्पना पुल, ये बहुत ही बेशर्मी से ये पैसों की डिमांड करता है मेरे से, सीधे बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट। तो जब मैंने इंटरव्यू में तुझे 70 बार हिंट दे दी थी तो तूने मेरे से डिमांड? सर मैंने, क्योंकि मेरी कोई इंटेंशन ऐसे थी नहीं, मुझे तो, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोला था कि आपके डॉक्यूमेंट में कमी है, तो मुझे तो कुछ नहीं था ऐसे ना। तो जैसे ये पैसे बोलता है तो मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये बोलता है अच्छा कॉल हम कर रहे हैं, तुझे कॉल करने का मतलब पता नहीं है, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन, तेरी औकात पैसे देने की नहीं है, तो चल फिजिकल फेवर करके मेरे साथ में। इतना सर, इतना मतलब। और टाइम, मतलब बकायदा टाइम ड्यूरेशन दी गई कि 28 जून तक का टाइम है तेरे पास, जिस दिन हाँ बोलेगी रिजल्ट तेरे हाथ पे होगा। और सीधे बोल रहा है मिलकर के मुझे कि मुझे तो लगा कि तेरा चयन मतलब फीमेल कैडर में हो रखा होगा, इसीलिए तो मैंने तेरा इंटरव्यू ढंग से नहीं लिया, पर मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हो, मैं नहीं चाहता कि तेरा रिजेक्शन हो, इसलिए मैं तेरी मदद करना चाह रहा हूँ। और इस तरीके की मदद सर, कितनी हद मचा रखी थी इन लोगों ने वहां पे इंटरव्यू के दौरान। और उस टाइम पे सर मैं टोटली मेंटली पैरालाइज थी कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि एक 65 साल का मेंबर इतना यौन विकृत, भ्रष्ट, कॉन्स्पिरेटर सर। अब मैं पता नहीं मैं कैसे बताऊं आपके सामने कि किस तरीके का मतलब अश्लील बिहेवियर इसने किया है मेरे साथ में। आप खुल के बताइएगा, ये लाइव हमारा चल रहा है अभी, खुल के बताइएगा जो जो पीड़ा आपके साथ हुई, खुल के बताइएगा, क्योंकि लोग समझते हैं। करीबन अभी 600 लोग के आसपास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप खुल के अपनी बात रखिएगा, और आपकी जो बात है हम पूरे मंच तक आपको ले जाएंगे, और आखिर लड़ाई में परवज्जन आपके साथ रहेगा। अपनी बात आप खुल के रखिएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुल के अपनी बात रखिएगा जी। तो सर जो मेरा पहला इंटरव्यू था वो मेरा 20 मई को हुआ था 2019 को, और दूसरा इंटरव्यू ठीक 1 महीने के बाद 20 जून 2019 को। और ये जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ में, ये मतलब 23 तारीख की बात है, 23 जून की बात को। इन्होंने सर मेरे डॉक्यूमेंट से मेरा नंबर, मेरे पते को मिसयूज करके मुझे ये डॉक्यूमेंट के बहाने से बुलाता है वहां पे, और डर दिखा रहा है कि तुम्हारा रिजल्ट खराब हो जाएगा अगर तुम मतलब डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं जमा करते हो तो मतलब इतनी गंदी मानसिकता को अब मेरे सामने ये पेश कर रहा है कि मेरी तो उस टाइम पे समझ में नहीं आया, क्योंकि आयोग एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, और हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते सर कि एक इतना मतलब इतनी प्रेस्टिजियस पोस्ट पर बैठा हुआ ये मेंबर, और इस तरीके से खुलेआम। इस मेंबर के साथ में सर इसका असिस्टेंट भी था, जिसने ऑलरेडी इस जो रिकॉर्डिंग आपने सुनाई है पहले, इसमें इसने इसका नाम बोला हुआ है। मुझे तो इसका नाम भी पता नहीं था, लेकिन इस रिकॉर्डिंग के अनुसार मैं बोल सकती हूँ कि इसका नाम उत्तम सिंह था। और उत्तम सिंह बोला है नाम इसका, जो इसका असिस्टेंट होगा या कुछ पीए वगैरह जो होगा। बिल्कुल सर। तो इसका असिस्टेंट भी इसके साथ में पूरा, ये भी इस षड्यंत्र में पूरी तरीके से शामिल था। हालांकि इस आदमी ने मेरे साथ में कोई अश्लीलता नहीं की, लेकिन धमकियां दी है इसने मुझे। इनके साथ में जिस दिन ये मुझे रिस्पना पुल में मिले, इनके साथ में एक फीमेल भी थी,
पिछले 3 सालों से मैं बोल रही हूँ कि लेकिन इस फीमेल का भी कुछ पता नहीं लगाया गया पुलिस के द्वारा कि ये थी कौन इनके साथ में। ये मेंबर जो है हमारे फोटो लगे हुए पूरे डॉक्यूमेंट के अपने बगल में दबा करके जा रहा था, पूरे शहर में घूम रहा था। इसको इतनी परमिशन किसने दी कि हमारे डॉक्यूमेंट लेकर के पूरे शहर में, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, क्योंकि उसने उन गट्ठर में से मेरा रोल नंबर देखा था, इसलिए मेरे सामने ये हुआ, तो मैं बोल सकती हूँ कि हमारी डॉक्यूमेंट थे वो। और सर आपके माध्यम से मुझे यही बताना है उत्तराखंड की जनता को कि वो यूकेपीएससी जो उत्तराखंड के लिए पूरे एडमिनिस्ट्रेटर तैयार कर रहा है, जुडिशियरी से लेकर तमाम क्षेत्रों में भविष्य तैयार कर रहा है उत्तराखंड का, वो यूकेपीएससी प्रवक्ता भर्ती के इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है मुझे कि आपका नाम क्या है। वाकई में शर्मनाक विषय है जो उत्तराखंड में जो इतनी तादाद में जो भर्तियां निकालते हैं और यहाँ के जो बच्चों के भविष्य तय जो करते हैं उस पर किस प्रकार से लोग बैठे हुए हैं। आप ये देखेगा जिनसे मैं बात कर रहे हैं उनका नाम अभी हम नहीं दे सकते हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं जो पीड़ित अभ्यर्थी जो बता रही हैं अपने आप को, ये टॉप वुमेन में है, टॉप वुमेन 4-5 रैंक है इनकी। उनके साथ ये हो रहा है कि पैसों की डिमांड की जा रही है या सेक्सुअल उनको हरासमेंट करने की इनको कोशिश की जा रही है। तो ये उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। वाकई में ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला विषय है और सरकार को संज्ञान जरूर लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था इसमें कि अभी तक ये, क्योंकि मामला में देख रहा था कि इसको काफी टाइम हो गया, तो अभी तक आप मीडिया के सामने खुल के क्यों नहीं आए इस पूरे विषय में? सर एक तो इन्होंने पहले दिन से ही मुझे थ्रेटनिंग करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब पुलिस के कहने के बाद मैंने इनकी कॉल रिकॉर्ड की थी तो इसने सीधे, वो मेरे पास प्रूफ भी है जिसमें ये मुझे बोल रहा है कि अगर इस मामले में तूने मुंह खोला तो तेरे को रिस्ट्रिक्ट करवा दूंगा, तू आगे से आयोग के पेपर देना भूल जाएगी। तो बहुत मेरे फैमिली वाले पूरी तरीके से डरे हुए थे कि पता नहीं इस तरीके की मानसिकता वाले जो कि मतलब जुडिशियरी से रिलेटेड होने के बावजूद इस तरीके का खुलना हम इस तरीके की धांधली कर रहे हैं, तो किस तरीके से मुझे मतलब थ्रेटन कर सकते हैं, मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मेरी फैमिली ने मुझे बिल्कुल मना किया था कि तुम मतलब ये मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट में भी है अभी, और मेरी फैमिली ने सिर्फ मुझे परमिशन दी थी कि तुम एज अ रिट पिटिशनर तुम हाई कोर्ट में जा लो, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है सर एज अ फीमेल, भले ही हम 21वीं सदी में है लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन अभी भी हैं हम लोगों के ऊपर। तो और सर आप लोगों को मतलब इतना यकीन नहीं आएगा कि इंटरव्यू के दौरान मेरे से पूछा जा रहा है कि अच्छा आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हो गए हैं, अच्छा बच्चों की तरफ से फ्री हो गई हो, मतलब प्रॉपर मेरा जितनी डिटेल थी ड्यूरिंग इंटरव्यू इस लोक सेवा आयोग के अंदर पूछा जा रहा है कि उस फ्लाईओवर के तुम दाईं तरफ रहती हो या बाईं तरफ, एक पर्टिकुलर कॉलोनी का नाम लेकर के बोलता है कि वो कॉलोनी तुमसे कितनी दूर है, और अच्छा। और किस तरीके के क्वेश्चन की चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मतलब जो बगल में बैठे रहते हैं जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट, उनको बोल रहा है कि अच्छा ये तो हमारी पड़ोसन है, अब मेरी पड़ोसन से तुम क्वेश्चन पूछो। अच्छा, अब मेरे को बोलता है कि में इस तरीके की बातें हो रही हैं। साक्षात्कार में बोला गया मुझे कि नील आर्मस्ट्रांग की लव स्टोरी सुनाओ, तुम्हें इतनी फेमस लव स्टोरी नहीं पता क्या तरीका है सर इंटरव्यू लेने का, और इतनी तरीके की बकवास। मेरे ड्यूरिंग माय इंटरव्यू ये सब कुछ हो रहा था, और मेरे को खुद मतलब इंटरव्यू के ही दौरान मेरे को बोला जा रहा था इस मेंबर के द्वारा कि ये कैंडिडेट इतनी कॉन्फिडेंट है कि औरों के तो पसीने छूटे हुए, मैं तो बहुत प्रभावित हूँ इससे। तो कोई लॉजिकल बात लगी आपको इस इंटरव्यू में? और इन्हीं सभी इलॉजिकल और नॉन सेंसिकल बातों के आधार पे सर मुझे मार्क्स दिए गए। किन आधारों पे मुझे सेलेक्ट और रिजेक्ट किया गया? और पहले ही दिन से सर मैं आयोग को बोल रही हूँ कि मुझे सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी वीडियोग्राफी दीजिए, हम अपने आप इवेल्युएट कर सकते हैं ना कि किस तरीके की बातें आप लोग हमसे पूछ रहे हैं। और शिकायत की बात सर, जिस दिन मेरा रिजल्ट आउट हुआ 11 जुलाई 2019 को, उसी दिन एसएसपी से मैंने अपॉइंटमेंट ले ली थी, लेकिन पुलिस ने भी इस पूरे मामले को इतना डिसेंसिटाइज किया है सर कि मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे पास डॉक्यूमेंट आए हैं, आपने माननीय पुलिस महानिदेशक को भी ये डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं। अगर दर्शक देख पा रहे हो तो मैं दर्शकों को दिखा दूं कि ये जो एक एप्लीकेशन है माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय को ये एप्लीकेशन जा चुकी है। आप ये देखिएगा, ये ऑलरेडी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करा चुकी है। उसके बाद भी पुलिस का किस प्रकार से रवैया, आपने महानिदेशक को दे दिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आपने दे दिया ये एप्लीकेशन, जो मैं देख पा रहा हूँ अभी एसएसपी को आपने ये एप्लीकेशन दी है। उसके बाद क्या रहा रिजल्ट? क्या ये पुलिस ने सही से कार्रवाई नहीं कर पाई अपनी, या वो डर गए कि जज साहब हैं पुराने कुछ कर देंगे इस तरीके से? क्या रहा पूरा?
बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे ये मतलब एक फीमेल ऑफिसर तो यहाँ तक बोलती है कि तेरी वजह से मैं एक रिटायर्ड जज को मतलब क्वेश्चनायर के लिए बुला रही हूँ कि मतलब इतना मेरा भी कैरेक्टर असैसिनेट किया इन पुलिस ऑफिसर ने। फीमेल पुलिस ऑफिसर होने के बाद कोई फीमेल कैसे आएगी इनके साथ कि अपनी मतलब व्यथा सुनाने के लिए, जब इनका बिहेवियर इस टाइप का है। और मतलब खुद फीमेल ऑफिसर एक जो बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट पर है मेरे को बोल रही है कि इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तेरे को तो खड़े खड़े छील के रख देंगे। तो अपनी शिकायत सुनाना कोई गलत बात है? जो मेरे साथ जो कुछ भी हुआ क्यों छील के रख देंगे? इतनी क्या जंगल राज चल रहा है उत्तराखंड में? और मेरी शिकायतों के यस सर, तो मेरी शिकायतों के बाद इसको जबरदस्ती रेजिग्नेशन दिलवाया गया आयोग से। तो क्या रेजिग्नेशन दे करके हमको न्याय मिल गया क्या सर? बताइए, हमारी पूरी स्टडी वगैरह पूरी रिटेन कैसे सबसे बड़ा सवाल भी यही उठता है कि अगर इतने पाक साफ थे जज साहब, तो क्यों रेजिग्नेशन जो आयोग द्वारा उनका रेजिग्नेशन दिलाया गया? सबसे बड़ा सवाल भी यही उठता है। ये पूरी सर ये पूरी नियमावली ही गलत थी, क्योंकि इसमें 100% सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू के आधार पे था। तो ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा नहीं दिखा रही थी। ग्रुप सी के लिए आप 3 एग्जाम की बात कर रहे हैं और लेक्चरर के लिए सिर्फ इंटरव्यू के आधार पे। जब मेरे 2 इंटरव्यू थे, कॉन्स्पिरेसी के तहत इसने मेरे दोनों इंटरव्यू अपने पास रखे और मेरा फीमेल कैडर में इसने रिजेक्शन किया था। और फिर मेरे जनरल कैडर में सीधे बोलता है कि मैं नहीं लेता तुम्हारा वो इंटरव्यू लेने के लिए सीधे मना कर देता है। लेकिन जब मैंने बार बार रिक्वेस्ट की तब तो मेरा इंटरव्यू लिया गया, और इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सर इस घटिया नियमावली की वजह से और इन अविवेकशील मेंबर थे जो इनके स्वार्थ की वजह से जितने टॉपर थे इस एग्जाम के सब बाहर हुए हैं। एवरेज मार्क्स वाला जो कि अपने कोर सब्जेक्ट में भी अच्छा नहीं कर पाया उसको इन्होंने टॉपर बनाया। एक पैनल जो है फेलियर को टॉपर बना रहा है, दूसरा पैनल टॉपर को फेल कर रहा है। तो ये कहाँ है सर आपकी क्रेडिबिलिटी? और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, ये अश्लीलता, ये मॉलेस्टेशन, मैं बोल रही हूँ 100% औरों के साथ में भी सेम चीजें हुई होगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो कीजिए आप। लेकिन 3 साल से कुछ नहीं किया गया। इस जो नंबर मैंने पुलिस को दिया, क्यों नहीं इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की निकाली जा रही है? CDR नहीं निकाली जा रही। पुलिस बोल रही है मुझे कि इस पता नहीं क्या कर रहा होगा नंबर पे कि इसकी CDR ही नहीं निकल रही। तो मैंने कहा मैम मेरी निकालो आप, मेरा नंबर तो आपके पास है ना, पूरी CDR निकालो कि किस तरीके से मुझे ड्यूरिंग इंटरव्यू 3 4 बार कॉल कर रहे थे। क्यों ये फीमेल कैंडिडेट के कांटेक्ट में थे इंटरव्यू के दौरान? और जिन भर्तियों का नोटिफिकेशन तक नहीं निकला हुआ। ये इंटरव्यू में तकरीबन कितने लोग बैठे हुए थे जिस समय इंटरव्यू हुआ था आपका? सर 907 मेरे पैनल में 3 थे सर। तो जो मेरा हाँ बिल्कुल, ये चेयरपर्सन था और इसके अलावा जो 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे। तो जो जनरल मेरा फीमेल कैडर का पहले हो गया था 1 महीने पहले, उसमें भी सेम वही थे, उसमें एक फीमेल थी। तो शायद उस फीमेल की वजह से ये ज्यादा अश्लीलता पे नहीं उतरा था। लेकिन मैं 100% बोल रही हूँ, आप अगर आपके पास आयोग के पास प्रूफ है तो मेरी वीडियोग्राफी आप पब्लिक कर सकते हैं कि मेरा जनरल का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें इतने नॉन सेंसिकल क्वेश्चन पूछे गए थे जिनका ना तो शिक्षा से कोई लेना देना, ना किसी आयोग से कोई लेना देना। मतलब अगर आप एक किसी अनपढ़ को वहां पे बिठा देते, वो इनसे ऑथेंटिक इंटरव्यू देता। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ में ये बोल रही हूँ। और आप खुद ही देख लीजिए इनकी जो रिकॉर्डिंग है, जिन भर्तियों का नोटिफिकेशन तक नहीं निकला हुआ, ये बोल रहा है कि ये फलाने पद मेरे हाथ में है। तो मैं बोलूंगी नहीं कि ये इंटरव्यू का भी 100% इसके हाथ में था और इसने अपने स्वार्थ के उसमें ही सारे सिलेक्शन दिए हैं। बिल्कुल आपकी कहने की बात बिल्कुल सही है और हम आपके साथ हैं, डरिएगा मत ना। क्योंकि आप कह रहे थे कि घर वालों का प्रेशर था, एक महिला होने के नाते भी प्रेशर था आपके ऊपर, इस वजह से आवाज नहीं उठा पाई। तो आप ये देखिएगा किस प्रकार की चीजें ये उत्तराखंड में हो रही हैं। कभी हम देख रहे हैं वीडियो में लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं, उसमें इतनी बड़ी धांधली हो रही है। और एक नया मामला, एक महिला के ऊपर इस प्रकार से मॉलिस्ट इसको किया जाता है। महिला को कहा जाता है कि भाई आपके साक्षात्कार में उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल सर, आयोग की डिमांड होती है और एक महिला खुल के सामने आ रही है और ये चीज बता रही है, तो वाकई में कुछ ना कुछ बात इसमें है और सरकार को इस पे बिल्कुल ध्यान देना होगा जो पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं कर रही है। और जज साहब से भी सवाल है, हम आपके पास भी आएंगे, आपको फोन भी करेंगे और आपसे आपका भी वर्जन हम लोग लेंगे कि ये पूरे घटनाक्रम के पीछे आखिर जो ये पीड़ित महिला अभ्यर्थी है जो आप पर इल्जाम ये लगा रही है, इसके पीछे कितनी सच्चाई है। जो आपका रेजिग्नेशन जो आयोग के द्वारा किया गया और रेजिग्नेशन क्यों किया गया, लगातार आप इस जो पीड़ित महिला है अभ्यर्थी, इसको लगातार आप फोन क्यों कर रहे थे, और जो ये रिकॉर्डिंग अभी आपको सुनाई है अभी, इसके ऊपर कितनी सच्चाई है, वो सारी की सारी बातें हम जरूर पूछेंगे और आयोग से भी हम ये इस चीज का स्पष्टीकरण लेंगे। जी
जी आप। तो यस सर, तो इस जो ये 2018-19 की प्रवक्ता भर्ती थी, इसमें एक फीमेल कैडर के नाम का मिसयूज करके उनको उनको उसके पते का मिसयूज करके रिजल्ट के बहाने से मॉलेस्ट किया गया। क्यों सर? मैं पूछना चाहती हूँ आयोग से कि हमारे फोटो लगे हुए डॉक्यूमेंट लेकर के कि अपने बगल में दबाकर पूरे शहर में घूम रहा था, तब कहाँ गया था आयोग का प्रोटोकॉल? आयोग की क्रेडिबिलिटी तब कोई मान्य नहीं रखती क्या? और सर जितनी भी रिकॉर्डिंग मैंने पुलिस के कहने के बाद की है, यानी 11 जुलाई जिस दिन मेरा रिजल्ट हुआ था उसी दिन मैं एसएसपी से मिली थी और पुलिस ने ही मुझे बोला था, क्योंकि ये नंबर जो मैंने इनको दिया था ये इनके असिस्टेंट का नंबर था, तो उन्होंने बोला कि ये इस असिस्टेंट के नंबर से ये मेंबर तुमसे कनेक्टेड है, इस बात को साबित करने के लिए ही मैंने इनकी रिकॉर्डिंग की थी। लेकिन वो भगवान का आशीर्वाद था सर मेरे साथ में कि मेरी रिकॉर्डिंग में इन्होंने सब कुछ उगला हुआ है, अपना काला चिट्ठा, कि किस तरीके से इन्होंने मुझे बुलाया है डॉक्यूमेंट के बहाने से। और क्यों बुलाया? सीधी सी बात है ना सर, वो तो बोलेगा नहीं ना, मैं बोलूंगी आपको कि मेरे से पैसों की डिमांड की गई और फिर बोलता है कि तेरी औकात नहीं है पैसे देने की, मेरे साथ में फिजिकल फेवर कर। एक हफ्ते का मुझे पूरा मतलब टाइम ड्यूरेशन दिया गया, क्योंकि 20 से और 28 तक मेरे सब्जेक्ट के इंटरव्यू चल रहे थे, तो बोलता है कि 28 को हमने वाइंड अप करना है, और फिर 28 को भी कॉल करता है कि अगर, क्योंकि सर जब ये सब कुछ 23 तारीख को मेरे साथ में हो गया था तो मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी और मैं अपने गांव चली गई थी। तो क्योंकि मैंने सोचा कि मैंने कहा ताकि थोड़ा सा मैं मेंटली रिलीफ हो पाऊं और इस बीच में मेरा रिजल्ट आउट हो जाए, तो ये जब मैं अपने गांव में थी उस दिन 28 तारीख को मुझे फिर कॉल आती है कि मुझे तुरंत मिल, रिजल्ट मैं तेरे हाथ पे पकड़ाता हूँ वरना तो भूल जा। और उसके बाद सर इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई आपके इनसे कि आप मेरे को फिजिकली आप फेवर मेरा कीजिए, आपके पास पैसे नहीं है, आपकी औकात नहीं है पैसे देने की, तो फिजिकल फेवर कीजिए, ये बातें कही गई वाकई में मतलब। अगर सर सिर्फ पैसे की बात भी होगी ना, लेकिन इस तरीके का ये यौन विकृत उस प्रेस्टिजियस पोस्ट पे बैठा हुआ था, तो ये यौन विकृत करेंगे क्या हमारे भविष्य का फैसला? आप ये बताइए मुझे। मैंने जो नंबर ये पुलिस को दिया था ये उसी दिन से नंबर बंद क्यों है? और मेरी जो लिखित शिकायत थी उसके बाद ये मेंबर रिजाइन करके घर क्यों बैठ जाता है? सीधी सी बात है सर कि इसने कमिट किया है कि अपनी इन सारी इलीगल एक्टिविटीज को, तब जाकर के घर जाकर के बैठा हुआ है। मैं किसी पे भी एलिगेशन लगाऊंगी और वो इतनी प्रेस्टिजियस पोस्ट पर बैठ करके और रेजिग्नेशन देकर के घर बैठेगा, क्यों नहीं उसने मेरे से दोबारा बोला कि तुम किस आधार पे मेरे पे इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगा रही है? तो बिल्कुल उत्तराखंड गवर्नमेंट को बिल्कुल सोचना पड़ेगा सर, पिछले 3 सालों से आप इस मामले पे मिट्टी डाल रहे हैं, तो एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां मैंने अपनी लिखित शिकायत खुद अपने हाथ से लिख करके, मैंने इतनी जगह अपनी शिकायत लिखी है, महिला आयोग से लेकर के पीएमओ से लेकर के जितने पुलिस के जितने ऑफिसर्स हैं सबके पास। और गवर्नमेंट को क्यों नहीं सोचती, गवर्नमेंट की जिन ब्रेन पावर की उत्तराखंड को जरूरत है वो हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। सारी परीक्षाएं उत्तराखंड की बिना हाई कोर्ट के अपने अंजाम तक नहीं पहुंच रही है। यूथ इतना फ्रस्ट्रेट होकर के अपनी पढ़ाई कर रहा है, आप लोगों को क्यों नहीं दिखता ये सब है? और इन लोगों की जांच नहीं होनी चाहिए थी कि जो यूकेपीएससी की साख पर इतना बड़ा बट्टा लगा रहे हैं? अंत में बिल्कुल सही आपने कहा है, और ये सारी घटनाएं वाकई में हमारे लिए भी बहुत बड़ी चौंकाने वाली है। उस देव भूमि उत्तराखंड में ये घटनाएं हो रही हैं और ऐसे पदों पर ये घटनाएं हो रही हैं कि जहां पर ये लोक सेवा आयोग के जो सचिव जो सदस्य हैं, माफ कीजिएगा सचिव निकल जा रहा है मुंह से बार बार, जो लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं जिनका नाम जयदेव सिंह शाह है, वो एक डिमांड कर रहे हैं कि आप मेरे साथ फिजिकली फेवर कीजिए, आपकी औकात नहीं है पैसे देने की, और ये सब कुछ उस आयोग में हो रहा है। वाकई में ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है, पूरे शर्मसार करने वाली बात है पूरे उत्तराखंड की। जी नहीं, इसलिए थोड़ी ना हमने मेहनत करी हुई कि इनको हम पैसे दें और तब जाकर के हमें जॉब दे। इतना इनका वो था सर, ये अगर गवर्नमेंट पे इसको रेजिग्नेशन दे करके अपनी उससे पल्ला तो नहीं झाड़ सकती ना। अगर मैं योग्य नहीं थी, ठीक है मैं योग्य नहीं हूँ, मैं यूजीसी नेट को पास करके बैठी हुई हूँ लेकिन मैं फिर भी योग्य नहीं हूँ, ठीक है मैं मानती हूँ, तो रिजेक्ट करते ना सीधे सीधे। साइकोलॉजिकली इतना टर्बुलेटेड क्यों किया गया मुझे पिछले 3 सालों से? इतना बड़ा मेंटल ट्रॉमा। अरे तुम्हें जिस चीज के लिए अपॉइंट किया गया है वो काम करो, क्यों आप कांटेक्ट करने किसी फीमेल कैडेट से? और इतने जो मेरा इतना माइक्रो सेकंड जो मेरी पढ़ाई के लिए था सर, ये पुलिस के पास लगी मैं पिछले 3 सालों से। 7 बार मेरे बयान लिखवा गए हैं। हर बार हर ऑफिसर बोलता है, वो फाइल फॉरवर्ड नहीं करते, वो हर बार हर ऑफिसर को जांच देते हैं, हर बार मेरा नया बयान लिखवाते हैं। और एक छोटी सी जानकारी देने के लिए भी इनको मैंने पूरा बता रखा है कि मेरी फैमिली कंडीशन क्या है, लेकिन फिर भी 3 घंटे तक मुझे बिठाया गया छोटी सी जानकारी देने के लिए। और
अपने हाथों से लिखे हुए मैंने लेटर एक एक करके राज्यपाल से लेकर के उत्तराखंड के हर डिपार्टमेंट को पहुंचा रखे हैं, सबको पता है सब चीज के बारे में। तो कौन हिसाब देगा सर मेरे आंसुओं का, आप ये बताइए मुझे। अगर मैं योग्य नहीं थी तो रिजेक्ट करते ना सीधे, किसने तुम्हें इतना हक दिया मेरी लाइफ को इतना टर्बुलेट करने के लिए, रिजेक्ट करते। बिल्कुल आप घबराइए मत, पूरा उत्तराखंड का युवा आपके साथ है, पूरा उत्तराखंड के लोग आपके साथ है, जितने भी लोग देख रहे हैं सबके सब लोग आपके साथ है, चाहे वो गुनाह किसी ने भी किया हो, कितने बड़े ओहदे पर वो व्यक्ति बैठा हुआ हो, चाहे वो जज हो, चाहे उससे भी बड़ी कोई पोस्ट पर हो, पूरा उत्तराखंड आपके साथ है। आप घबराइएगा मत बिल्कुल भी। आप लगातार आपको लोग देख रहे हैं और लगातार लोग आपके सपोर्ट में भी हैं, और इस मामले की हम तह तक जाएंगे, क्योंकि ये खाली मामला एक पत्रकारिता तक सीमित नहीं है, ये मामला वाकई में देश और उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ा हुआ ये मामला है, और इस मामले को हम पीक तक हम लेके जाएंगे, और जो ये पीड़ित महिला अभ्यर्थी इनको जरूर हम न्याय दिलाएंगे। जिस प्रकार की बातें इन्होंने करी है, वाकई में ये रोंगटे खड़े करने वाली बात है। अपने उत्तराखंड में अगर इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं, वो भी इतने बड़े लेवल पर, वो भी इतने बड़े जहां पर पीसीएस अधिकारी जहां से निकलते हैं, और उस महिला के साथ जो हो रही है जो टॉप रैंक में है, इसमें अगर सच्चाई है तो वाकई में ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। जो पीड़ित महिला अभ्यर्थी आप आज आई है हिम्मत करके, आप सबसे निवेदन है कि इससे हिम्मत जरूर दीजिएगा, और जो दोषी हैं उनको जरूर हम सजा दिलाएंगे मिलकर। तो आप घबराइएगा मत ना, तो हम लोग आपके साथ हैं बिल्कुल। जाते जाते क्या कहेंगी लास्ट बात जी? सर मुझे यही बोलना है कि आपने जो रिकॉर्डिंग चलाई है इसमें सीधे सीधे बोल रहा है ना कि जो प्रवक्ता का पद है उससे बड़े पद के लिए मुझे सीधे सीधे बोल रहा है कि ये अगर तेरे पास ये तो इसमें ये मेरे हाथ पे ये पोस्ट, तो अगर मैं नहीं थी, मैं उस पद के काबिल, तो बड़े पद के लिए क्यों लालच दे रहा था? सीधे बोलता ना कि तू लायक ही नहीं है, क्यों ये इस तरीके की बात कर रहा था। और सर नहीं है मेरी हिम्मत इतनी पब्लिकली बोलने की, नहीं है इन मॉलेस्टर से लड़ने की हिम्मत नहीं है मेरी। लेकिन आपको ये समझना चाहिए ना कि 100 जिम्मेदारियों के साथ किस तरीके से तो हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यू रख पा रहे हैं, और एग्जाम के रिजल्ट के टाइम पे ये सब कुछ क्यों हो रहा है सर हमारे साथ में। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि 2019 में जब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबने यूकेपीएससी की अनियमितता और गड़बड़ियों को इतना मुद्दा बड़ी प्रमुखता से उठाया था 2018-19 में, अगस्त की बात है ये, पिछले 2019 की, तो तब कार्मिक विभाग तब क्यों सोया हुआ था? विजिलेंस हो गया, सीएम साहब क्यों सोए हुए थे तब? तभी अगर मिट्टी डालने की बजाय आप अगर कार्रवाई करते ना, तो ये वीडियो बीपीडीओ का स्कैम इतनी बड़े लेवल पे नहीं होता ना। और डीजीपी साहब आपके साथ है, घबराइएगा मत ना, और तमाम जी बताइए, आप अपनी बात रखिए जी। यस सर, तो सबको, डीजीपी सर से भी मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि पहले दिन से ही मुझे थ्रेटनिंग मिल रही है। जब मैं इनकी कॉल रिकॉर्ड कर रही थी पुलिस के कहने के बाद, तो ये एक मतलब, और पुलिस का व्यवहार इस तरीके का कि एक फीमेल विक्टिम सर कैसे इन लोगों के सामने अपनी बातें रखेंगे आगे से। और महिला आयोग ने क्यों कुछ नहीं किया मेरी एप्लीकेशन देने के बाद भी, और अपने 2 कौड़ी के रसूख के बल पर ये यूकेपीएससी का मेंबर कुछ भी करे, कुछ भी बोले, और हम चुपचाप बैठे रहें क्या? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। पूरा उत्तराखंड आपके साथ है, क्योंकि ये खाली मामला एक महिला से जुड़ा हुआ नहीं है। ये मामला, जो हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण कराने की बात करते हैं, क्योंकि तमाम हम कहते हैं कि हमारे यहाँ महिला आयोग है, हमारे यहाँ विजिलेंस है, हमारे यहाँ एसटीएफ है, हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन है, लेकिन वो पुलिस प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? जो महिला लगातार 3 सालों से शिकायत कर रही है, लगातार आप ये देखेगा, ये पूरा शिकायत जो मैंने आपको दिखाया भी था अभी थोड़ी देर पहले, ये माननीय पुलिस महानिदेशक को ये शिकायत कर चुके हैं, एसएसपी को ये शिकायत कर चुकी हैं, तमाम जगह ये शिकायत कर चुकी हैं, और न्याय की गुहार लगा रही हैं, लेकिन इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जिसपे ये इल्जाम लगा रहे हैं वो जज साहब थे। तो जज साहब छोड़ेंगे हम आपको भी नहीं। आप भी इस बात को जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके पास भी हम लोग आएंगे और आपसे जरूर पूछेंगे, अगर महिला के साथ अन्याय हुआ है तो ये अन्याय उत्तराखंड देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हमसे जुड़ने के लिए, और हम पूरे आपको आश्वासन दिलाते हैं, पूरे प्रवचन और मीडिया की तरफ से हम आश्वासन आपको दिलवाते हैं कि आपको जो आपका हक है वो हम दिला के रहेंगे। सर एक लास्ट बात मैं बोलना चाह रही हूँ आपको कि सर मतलब मेरी एप्लीकेशन के बाद, मतलब मुझे अंदाजा नहीं है, मैं 100% बोलती कि पता नहीं कितनी फीमेल के साथ में ऐसा कुछ हुआ होगा। हो सकता है इसके द्वारा सेक्सुअली हरासमेंट निवेदन करेंगे खुल के आए, जैसे आज इन्होंने हिम्मत दिखाई है आने की मीडिया के सामने, वैसे सबके सब हिम्मत दिखाएं आने की। तभी जो हम लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं को सशक्त करो, तभी महिला सशक्त होगी।
आप डरिएगा मत ना, पूरा समाज आपके साथ खड़ा है, देवभूमि के लोग आपके साथ खड़े हैं, मीडिया जगत पूरा आपके साथ खड़ा है। सर जो रिकॉर्डिंग मेरे पास है उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि क्या क्या उन रिकॉर्डिंग के अंदर है। तो है सर आपके पास टाइम? हाँ जी बताइए बताइए, आप खुल के बात बताइए आप अपनी। जी जी, तो सर ये आयोग के मेंबर के साथ साथ इसका जो असिस्टेंट है उसकी 5-6 कॉल मेरे पास रिकॉर्ड है, और पूरे मतलब आप सुन सकते हैं उसमें कि सीधे सीधे बोल रहे हैं कि आप 2-2 बार हमारे पैनल में आई थी, इसलिए हम तो आपकी मदद कर रहे थे इस तरीके से। और सीधे सीधे मतलब एसीएफ हो गया, आने वाली प्रवक्ता हो गई, और ये तो तब तक नोटिफिकेशन नहीं निकला था, तो ये आयोग का इस गोपनीयता किस तरीके से ये भंग कर रहा था। और सर मेरा इंटरव्यू 1-1 घंटे का हुआ, जबकि और जो जितने भी कैंडिडेट थे 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू लिया गया उनका, और इंटरव्यू के दौरान A to Z मेरी सारी व्यक्तिगत जानकारियां ली गई थी। मुझे लग रहा है कि ये सब भी आयोग के मानकों के विरुद्ध है, तो क्यों इस आदमी को इतनी ज्यादा छूट दे दी गई थी। इतने ज्यादा अश्लील प्रश्न मुझे मतलब इंटरव्यू के दौरान ही पूछे गए थे। 4-4 बार मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था, फिर भी ये मुझे डॉक्यूमेंट के ही बहाने से कॉल कर रहे थे। ये सब घटनाएं आपको क्या लगता है कि और अभ्यर्थियों के साथ भी हुआ होगा, जो फीमेल अभ्यर्थी हैं उनके साथ भी इस प्रकार की हरकतें भी होंगी? बिल्कुल सर, मुझे लग रहा है कि मैं 100% श्योर हूँ कि जब मेरे प्रकरण में कुछ नहीं हुआ ना, तो क्यों आएंगी वो लड़कियां आगे। 1-2 फीमेल और थी मेरे कांटेक्ट में, जिनको बोला गया था कि उनको भी आयोग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आई थी पर्सनली। हालांकि कितना ये वैलिड है कि कोई मेंबर पर्सनली किसी फीमेल को इस तरीके से कॉल करेगा कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में कमी है, आप मेरे केबिन पे आइए या मुझे फलानी जगह पे मिलिए। और शिकायत के बाद से ये नंबर क्यों बंद करके रखा हुआ है? इतने पाक साफ है तो क्यों नहीं सामने आए ये लोग? इस नंबर की जांच नहीं की गई कि इंटरव्यू के दौरान कितने कैंडिडेट को कॉल की गई थी, इस नंबर से क्यों की गई थी, कुछ नहीं, अभी तक कुछ भी हम नहीं आपको आश्वासन पता दिलाते चला। हैं कि आपको न्याय मिलके रहेगा पूरा, और इसकी हम जड़ तक जाएंगे। क्या कुछ पूरा मुद्दा है जो हमारी उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं, वो सशक्तिकरण हम बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आप सभी जितने भी लोग अभी तक लाइव देख रहे हैं, उनसे भी एक गुजारिश है, क्योंकि पीड़ित महिला अभ्यर्थियां जो आज के सामने पे आई हैं, आप सब लोग भी इनके साथ आए, इनकी मदद करें, और ये पूरा मामला क्या था इसमें अच्छे से जांच हो, चाहे वो पुलिस के द्वारा हो, चाहे वो इसमें एसटीएफ के द्वारा हो, चाहे किसी अन्य माध्यम से हो, लेकिन पूरी सच्चाई इसमें आनी चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि जो इल्जाम जिन पर लग रहे हैं वो पूरा तह तक इसकी जाए, और आप सब लोग साथ में आए, क्योंकि अगर आज एक महिला खुल के सामने आई है, अपनी बात रख रही है, तो हो सकता है कि जो दबी कुचली और महिलाएं हैं, जो जिनको ये आस है कि आज इनको न्याय मिला है, तो कल के दिन उनको भी न्याय मिल सकता है। तो आप लोग जरूर इस पोस्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये बात उत्तराखंड शासन तक पहुंच पाए, जो देश में बैठे हुए बड़े बड़े मिनिस्टर हैं उन तक ये बात पहुंच पाए कि ये सब कुछ चल क्या रहा है उत्तराखंड देवभूमि के अंदर। तो हो सकता है जो पीड़ित महिला अभ्यर्थी है उसको न्याय मिल पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आगे भी हम अपडेट आपको करते रहेंगे क्या कुछ कितना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।